So look at this problem. So I think Akash was discussing with this problem with me. कि जहाँ पे what is going to happen if I connect two spheres, okay, whether I touch them or whether I connect them with a wire, okay. जैसे ये sphere है, इसका radius is given to us as r, charge is q here, okay, and there is one more sphere with radius 4r, charge is 2q, right? Question number 1 that they have asked, will charge flow if I happen to close it? This switch को, if there is a connection, right, it's a copper wire, let's say, if I close this connection, ठीक है, I switch is closed, will charge flow? Yes. Okay, why? Because potential. See, if I calculate potential here, let's call this as sphere 1, okay, V1, it will be kq by r, right? If I calculate potential here, it will be kq 2q by 4, which is kq by, which is at higher potential? Huh? So we can say V1 is more than V2, isn't it? तो हायर पोटेंशियल V1 है, ठीक है, तो V1 से क्या बोलते हैं, V2 फ्लो होना चाहिए, बिकॉज चार्ज विल फ्लो, आंसर इज यस, क्वेश्चन नंबर का आंसर इज यस, ठीक है, Q फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट, isn't it? Till when? Till the charge is same or the potential is same? Till the potential is same. So you understand the charge. If you go back to the starting lecture, I told you if they are identical objects, ठीक है, this charge is Q1 and this charge is Q2. So what is the final charges? It was Q1 plus Q2 by 2 because the shape was identical. तो R का कंपैरिजन था ही नहीं उसमें, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो फिर सिर्फ Q का कंपैरिजन था, तो जहां पे Q ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा, और जहां पे Q कम है वो लोअर पोटेंशियल पे. दैट वाज व्हेन यू हैव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. बट इफ यू हैव नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, कि इसका दिस R इज स्मॉल, दिस R इज बिग, एंड देन चार्जेस आल्सो डिफरेंट, वहां पे यू हैव टू एक्चुअली कंपेयर द पोटेंशियल टू सी फ्रॉम वेयर चार्ज इज फ्लोइंग टू वेयर. समझ में आ रहेगा? यहाँ पे चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर टू बिगर स्फीयर, समझा, बिकॉज स्मॉलर स्फीयर इज एट हायर पोटेंशियल. समझ में आएगा? और कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता, बिकॉज द चार्ज इज फ्लोइंग ओइंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस. समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस गायब हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो. तो अंडरस्टैंड, मतलब, ठीक है, बिकॉज दिस डेल्टा V क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया? बिकॉज वी नो दैट E इज माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स. एग्रीड? तो जब तक डेल्टा V जीरो नहीं होता तब तक E जीरो नहीं रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो करते रहेगा. समझ में आ रहेगा? तो इसलिए इट विल फ्लो अंटिल, ठीक है, इट विल फ्लो अंटिल ये V इज सेम, टिल V इज सेम. समझ में आएगा? ओके, तो आई नो दैट कि यहाँ पे लेट्स से यहाँ से कुछ तो चार्ज निकल गया, ओके, लेट्स से फाइनल चार्ज यहाँ पे, लेट्स से सम आई जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर, क्या लेना है, ब्लू लेते हैं, ठीक है. लेट्स से फाइनल चार्ज यहाँ पे Q माइनस Q है, ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस Q, दिस इज द फाइनल चार्ज, है ना. यहाँ से Q चार्ज गया और इट इज गोइंग इनटू दिस बिगर स्फीयर, एंड देन लेट्स से आफ्टर स्मॉल Q चार्ज हैज फ्लोन द पोटेंशियल बिकेम सेम, है ना. ये होने के बाद पोटेंशियल सेम हो जाएगा, राइट, बिकॉज दैट इज द गोल ऑफ चार्ज टू फ्लो. ओके, so I'll say finally what will happen कि V1 will become equal to V2 after Q has flown. समझ में आएगा? After Q has flown. Okay, now what can we say? यहाँ पे final charge is this, तो K Q minus Q upon R should be equal to K 2Q plus Q upon 4R, है ना. If you solve this, I think you should be able to get the value of small q as क्या आएगा? 2Q क्या 2Q आ रहा है क्या पक्का? This will be for this RR will get cancelled, ठीक है. 4Q and 2Q, हाँ बराबर है 2Q by 5. समझ आया कैसे करेंगे? पक्का? ठीक है. सॉरी, एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक है. दिस इज द चार्ज फ्लोन
if I want final charges, how do I solve it? Q minus. हाँ, यहाँ पे Q minus Q हो जाएगा और यहाँ पे 2Q plus Q. समझ में आएगा? ये तो कर ही सकते हैं अपन. If they ask you final charges, if they ask you how much charges flown, if they ask you final potential, you can answer this question. समझ में आया? कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग. ठीक है? They can ask you final potential, they can ask you final charges, they can ask you how much charges flown, they can ask you कि चार्ज कहाँ से कहाँ कितना जा रहा है. वो सब हम बता सकते हैं. हायर से लोअर जा रहा है तो कौन सा हायर है कौन सा लोअर पता होना चाहिए. I get the point. You can solve this problem. ठीक है? Attempt this one. Look at this problem. So write this problem and attempt this one. Okay. But attempt this one. Simple problem only. Okay. ये वाला एक कर लो. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. Let's say this is some 3R. And then यहाँ पे charge is minus Q. And there is one more. Let's say 2R. And the charge is let's say some plus 3Q. Okay. The question is if I connect them by a wire and this switch is closed, find the charge flown. Okay, the charge flown. Also, give me the final potential of the sphere. Final potential of the spheres. That is the question. See, listen to me. Okay. So let's imagine that this minus यहाँ. अच्छा, which is the lower potential? Clearly, negative charge will be lower potential, right? So we can say that कि let's say some Q charge flows from here to here. Okay, so final charge will be minus Q. Okay, and here it will be plus 3Q. Oh, sorry. Charge will flow from here to here. No? So minus Q2. I said it doesn't matter because we'll get negative answer then. So even if I assume wrong, I'll get the answer. So no worries about that, but still. Okay. So we'll say V1 will be equal to V2 after this has happened. K minus Q plus Q upon 3R, right, should be equal to K 3Q minus Q upon 2R. Okay, K will get cancelled. R get cancelled. Small q is how much? 11 by 5 capital Q. And then if you want V ka value, so you take any one sphere, है ना? What is the final charge on किस पे निकाल ले? आ जाओ इस पे निकालते हैं. ठीक है. तो on the 3R sphere, ठीक है, final charge will be minus Q plus Q, that will be equal to minus Q plus 11 by 5Q, that will be 6 by 5Q, and therefore potential will be equal to K 6 by 5Q R by 3R. By 3R, so V should be K 2s are right, 2Q by 5R. I hope you got the answer. This is the final potential. This is final potential. And this is final charge. Final charge on this sphere. Potential will be same for both of them. Getting it? ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? एक और करते हैं. This is the concept of earthing. We'll start with earthing. Okay, look at this. Let's imagine a situation, okay, where I have a charge sphere. And let's say the charge is some Q. And you take a radius, let's say radius is some R. Okay. And what happens if I connect this sphere to Earth? This is our Earth. Okay. And you should know Earth's radius is very high, okay, RE. So what will happen? I'm connecting them with a wire. Okay, ऐसे okay, है ना? तो ये अभी देखते तो क्या होगा कि obviously क्या बोलते हैं charge will flow from higher to lower potential. ठीक है, let's say the amount of charge flown is some Q. अगर मैं गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर. अगर चार्ज ऐड होता होगा तो फिर आई एम अज्यूमिंग कि चार्ज इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम दिस. इफ आई एम रॉन्ग देन आई विल गेट द आंसर अप्रोप्रिएटली. देख के की बाहर निकालूंगा. अभी समझो चार्ज 0 है ऐसे लेते हैं. ठीक है, के तो 0 है ना. क्या आएगा बोलो. इफ आई वांट Q फ्लोन तो V of the sphere should be V of Earth, है ना? And then after charges flown तो यहाँ पे what is the final charge? Look at this.
यहाँ पे Q माइनस Q फाइनल चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज आता है, राइट? चार्ज फ्लो होने के बाद ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर Q हैज फ्लोन, तो वी गेट दिस, ठीक है। देखते ना, तो आई विल से कि Q माइनस Q अपॉन R should be equal to KQ upon RE, which means K will get cancelled. I'll get Q minus Q into R. Yeah, you can just equal to Q ले सकते हैं कि RE is very Q minus Q is equal to R upon RE Q, which means Q will be 1 plus R upon RE equals Q, correct? since So we RE can is say very that big. Q will be 1 plus R upon R, है ना? हाँ. Q is So capital R upon Q. RE is approximately 0. So Q is ठीक है, we know that R is much less than RE, right? है ना, बहुत छोटा है, ठीक है। तो we can say that this value is tending to 0, right? है ना, much less than 1, तो we can say therefore Q is approximately equal to Q. इसका मतलब क्या हो जाएगा? What is the final charge on sphere? 0. Final charge on sphere will be 0. तो इसका मतलब क्या है? ये हम लोग करते हैं एक्चुअली, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस, ओके, व्हाट वी डू इज कनेक्ट अर्थ से कर देते हैं, राइट? क्योंकि क्या हुआ कि अगर कोई एक्सेस चार्ज आया, ठीक है, तो फटाक से अर्थ में चले जाता है ना, तो फाइनल चार्ज 0 हो जाता है स्फीयर का, ठीक है। दिस वी कैन डू द कैलकुलेशन आल्सो, इफ आई डू Q minus Q आई विल गेट 0, राइट? ठीक है, तो वी से all the charge flows to earth, isn't it? And that's why therefore what do you do? We to protect electrical instruments, ठीक है, we earth them. In fact, you should know that there is a professional symbol for it. Okay, this is not how we do it. We write like this. ये sphere बनाया ऐसे, and we should draw ऐसे. ऐसे लिखा है मतलब अर्थिंग किया हुआ है ना? दिस इज द अर्थिंग का सिंबल, समझ में आ रहा है क्या? अगेन द पॉइंट, दिस इज द अर्थिंग का सिंबल, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज क्या, इसका मतलब क्या है कि अर्थिंग का मतलब क्या है? दिस मीन्स अर्थिंग इंप्लाइज चार्ज इक्वल टू 0, राइट? है ना, नेट चार्ज विल बी 0, राइट? नेट चार्ज, फाइनल चार्ज विल बी 0, राइट? Isn't it? No, not always. Because you must understand कि देखो क्या होता है कि जो नेट पोटेंशियल है, ठीक है, एक्चुअली नेट चार्ज इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज देखो चार्ज कब तक फ्लो जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब नेट पोटेंशियल 0 ना था। एक्चुअली गोल था ये पोटेंशियल सेम करना, समझा? ठीक है, तो वी से दैट नेट पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी 0. That does not imply कि net charge of the object will be 0. The reason being, see the reason being कि net potential is sum of two things. It is potential due to itself plus potential due to external charges. That is the net potential का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ये सिस्टम जो आपने लिया अभी, इसमें खुद का ही चार्ज है बस, कोई और चार्ज रखा मैंने यहाँ पे, कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड रखा क्या? नहीं, मतलब दैट मीन्स इफ दिस स्फीयर was under the influence of some other electric field, मतलब समझ लो एक पॉइंट चार्ज रख दिया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ओके, एंड देन आई ग्राउंड इट, ग्राउंड या अर्थिंग कर दिया, ठीक है, देन योर आंसर विल नॉट बी सेम, देन नेट Q 0 आना नहीं होगा, देन दिस वोंट बी ट्रू। समझ में आ रहा है क्या? हाउएवर दिस विल बी ट्रू कि नेट पोटेंशियल इज 0, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। और एक सम के साथ करेंगे, आप समझेंगे, समझा क्या? तो एक सम भी करते हैं अपन सब कि अर्थिंग के बाद कैसे फर्क पड़ रहा है। अर्थिंग आप इधर सरफेस पे करते हैं। हाँ, अर्थिंग तो अंदर से भी कर सकते, कैसे भी करें, ठीक है। डिवाइस कनेक्टेड लाइक दिस, मैंने कंडक्टर लिया इसलिए मैंने सरफेस से वायर लगाया है, नेगेटिवली चार्ज सेम फंडा, चार्ज ऐड हो जाता है 0 करने के लिए। अरे इफ आई टेक दिस एग्जांपल, देन क्या बोलते हैं, यहाँ से चार्ज ऐड हो जाएगा तो 0 कर देगा उसको। ये अगर तुम्हारा तुम समझो मतलब, ठीक है, एक्चुअली चार्ज कब तक फ्लो होता है, चार्ज कब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता, राइट? दैट मींस दैट पोटेंशियल हैज टू बिकम 0, एंड व्हेन वी अप्लाई दिस कंडीशन व्हाट वी गॉट कि एंटायर चार्ज फ्लोज इनटू इट। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे एक फीलिंग आ जाता है कि हमेशा ऐसा ही होगा
कि जब किसी डिवाइस को अपन कनेक्ट करेंगे अर्थ से तो उसका चार्ज निकल के इसमें आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा ऐसा जरूर नहीं होगा। क्यों यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज इसका खुद का ही चार्ज है बस, ये इसके आसपास में कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगर इसको कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं मैं तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल आएगा वो खुद के चार्ज शेयर से भी आएगा प्लस एक्सटर्नल केयर से आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल चार्ज तो कहीं जा नहीं रहे, समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो उतना चार्ज रह जाता है, मतलब इट विल रिटेन सम चार्ज। समझा गया? एक एग्जांपल से करता हूं, देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सी लेट्स से इफ आई टेक अ सम लाइक दिस, let's say there is a sphere, okay, initially neutral, okay, और इसके पास में एक चार्ज क्यू रखा है डिस्टेंस d सेंटर से, इसका रेडियस r ले लो, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि आफ्टर आई अर्थ दिस व्हाट विल बी द आफ्टर अर्थिंग व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड q ऑन स्फीयर। समझ में आएगा? तुमको समझना चाहिए, देखो क्या होगा एक्चुअली, ठीक है। सी आई नो प्रैक्टिकली व्हाट विल हैपन, थिंक अबाउट, वी कैन गेट इट न्यूमेरिकली आल्सो, ठीक है, बट आई नो प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस कैपिटल क्यू, इट विल इंड्यूस यहाँ पे चार्जेस, नेगेटिव विल बी एक्सपोज्ड एंड पॉजिटिव विल बी रिपेल्ड बिहाइंड, एंड व्हेन यू अर्थ दिस व्हाट विल हैपन, ये तो अट्रैक्टेड है ना, ठीक है, ये रह जाएगा। तो आफ्टर अर्थिंग द सिचुएशन शुड बी लाइक दिस, because this negative is not going anywhere because it is being held by the positive charge. Having the point, so I know that after earthing यहाँ पे net charge should be some negative charge. So समझ में प्रैक्टिकली ऐसा होगा, करके भी देखते देखो, करके देखना तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेट्स से अभी लेट्स से कि आफ्टर अर्थिंग यहाँ पे चार्ज कुछ स्मॉल क्यू आ गया, ठीक है, अगर मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, तब मुझे अपने आप मुझे स्मॉल क्यू जीरो आना चाहिए। समझ में रहेगा? अगर इसमें नेट चार्ज कुछ भी नहीं आना होगा तो जीरो आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पे और आई गॉट आफ्टर आई सेड कि नेट पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, तो व्हाट आई गॉट क्यू एस कैपिटल क्यू, दैट है ना, मैंने पोटेंशियल को इक्वेट करके बोला, नेट पोटेंशियल जीरो बोला, ठीक है, और मुझे क्या आया कि पूरा चार्ज फ्लो हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेट्स से आफ्टर अर्थिंग इसमें चार्ज क्यू है, ओके, देन आई कैन से दैट कि if I calculate potential at this point, what do I get? If I calculate potential for any point on the sphere, what do I get? आफ्टर अर्थिंग जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ आफ्टर हाँ, पहले तो जीरो करते हैं ना उसको, तो आफ्टर अर्थिंग क्या आएगा बोलो, इट इज v ड्यू टू कैपिटल Q प्लस v ड्यू टू स्मॉल q, दैट शुड बी जीरो because after earthing net potential becomes zero, that is what I have learned, okay, ठीक है। तो करते हैं v ड्यू टू कैपिटल Q क्या होगा, इसके वजह से जो पोटेंशियल यहां मिलेगा, है ना, ये पॉइंट ले लेते हैं, प्लस पीरियड पोटेंशियल जीरो है ना, ये पॉइंट लेते हैं, इजी एक्चुअली, इज अ इजियर पॉइंट, राइट, ठीक है। तो आई कैन से बिकॉज ऑफ लेट्स से c, तो क्या है k कैपिटल Q बाई d प्लस इसके वजह से पूरे हर पॉइंट पे के क्यू बाई आर होगा, है ना, दैट विल बी जीरो। आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, Q is equal to minus Q. तो इफ दे आस्क यू अर्थिंग प्रॉब्लम, द स्टेप 1 इज ऑलवेज एज्यूम द चार्ज टू बी सम Q, okay, then you find net potential and equal to zero, you will automatically let Q का value। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि अर्थिंग के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड क्या बोलते हैं, assume that कि पोस्ट अर्थिंग यहाँ पे चार्ज कुछ तो Q हो जाएगा, ठीक है, फिर उस पॉइंट का तुम नेट पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है, उसको इक्वल टू जीरो कर दो, तुमको Q की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आएगा? दैट्स द फंडा, ओके, बिकॉज व्हाट इज द एंड गोल, एंड में क्या होने वाला है कि पोटेंशियल जीरो होने वाला है, ठीक है, आफ्टर some charge is developed or not developed, potential will be zero, ठीक है, तो you assume that some charge is Q, find potential of that sphere equal to zero कर दो, आंसर आ जाएगा। So this is the charge derivative. हाँ, ठीक है, and नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, बता ऐसा कुछ होना चाहिए, अब वो हुआ भी, और तो नेगेटिव ऐसा है कि पॉजिटिव
चार्ज फ्लो होके चला गया और वो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट हो गया। हाँ, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन बताया मैंने, ठीक है, ओके, बट यू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव आना ही था, मतलब मुझे पहले से मालूम था। तो मैं ये डायग्राम नहीं बनाता तो भी तुम्हारा आंसर ये आता। रियलिटी में भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? हाँ, ग्राउंड, टू मेक नेट पोटेंशियल जीरो पॉजिटिव हैज टू फ्लो इन द ग्राउंड, बट नॉट, मतलब ऐसा नहीं पॉजिटिव फ्लो होगा ये रहेगा, समझा? ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे अभी भी चार्ज जीरो ही है, समझ में आएगा? ऐसा अर्थिंग के बाद भी इसमें चार्ज जीरो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? अर्थिंग का ऐसा हुआ कि इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, इफ आई डोंट अर्थ इट व्हाट विल हैपन? अगर मैं इसको अर्थ नहीं करता तो क्या होता? ये होता, खसी इंडक्शन होता है इसे। अर्थ कर दिया इससे क्या हुआ? ये चला गया अंदर। क्यों अंदर चला गया वो? क्योंकि उसको पोटेंशियल जीरो करना है, ठीक है, तो ये होना पड़ेगा, समझा क्या? ठीक है, समझ में आया ना? तो द गोल इज ऑलवेज टू मेक श्योर द पोटेंशियल इज जीरो। अर्थिंग का मतलब क्या है कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज जीरो। बट एंड में उस पे क्योंकि अगर फिर नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा तो उस पे कुछ फ्लो के नहीं आएगा। क्यों आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होना, वही तो किया है, वापस क्यों आएगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, राइट? समझ में आएगी? बाउंसर गए, थोड़ा समझा कि अब वापस एक्सप्लेन करूँ, वापस बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है? वी स्टार्टेड विद द कांसेप्ट ऑफ अर्थिंग वेयर वी कनेक्टेड सम स्फीयर टू अर्थ। वी सेड कि चार्ज विल फ्लो अंटिल द पोटेंशियल इज सेम, ओके, एंड व्हेन वी डू दैट, ठीक है, समझ में आएगा? देखो, क्योंकि अगर ऐसे करने पे मुझे क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू आया था, देख के लग रहा है कि पूरा चार्ज हमेशा यहीं पे फ्लो हो जाएगा, व्हिच इज नॉट ट्रू, समझा? कि अर्थ का पोटेंशियल हम प्रैक्टिकली जीरो मानते हैं, राइट? ठीक है, तो जीरो माना जा सकता है कि पूरा ये जीरो है तो ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रहेगा, तो हमेशा हर चार्ज पूरा यहाँ पे फ्लो किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब भले ही जीरो पोटेंशियल तुम कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि भले तुम जीरो पोटेंशियल कनेक्ट कर रहे हो, कुछ चार्ज रह जाए। वो ऐसा कब होता है? जब तुम एक्सटर्नल फील्ड में रहते हो तब, समझा ना? ठीक है, तो यस यू आर राइट कि नेट पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो, ठीक है, तो स्फीयर का नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, उसके वजह से, ठीक है, चार्ज जीरो होगा तब जब वो आइसोलेटेड स्फीयर है एट दी देन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा ना? द वी अर्थ जीरो ले लेते ना अपन, तो वी अर्थ जीरो है, इसका मतलब क्यू भी जीरो आएगा, हमेशा नहीं। अगर आइसोलेटेड स्फीयर है, यस, पर इज एक्सटर्नल फील्ड देन इट विल नॉट बी जीरो। समझ में आया? तो आई जस्ट राइट अ नोट, तुम्हारे रेफरेंस के लिए देता हूं, नोट, सिंस वी अर्थ इज टेकन एज जीरो, ठीक है, वी फील कि क्यू नेट will be zero as v net is zero for the sphere, है ना? because हम v net को v earth से इक्वेट करते हैं, राइट? ठीक है, this is not always true, this is not always true, है ना? क्योंकि हम आर्ग्यू करते हैं कि नेट पोटेंशियल जीरो है, नेट चार्ज भी जीरो होना चाहिए, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ, इज नॉट ऑलवेज, स्पेशली क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in the presence of external E, ठीक है, V net is actually sum of what? V external plus V itself, समझ में आएगा? तो जब जीरो करोगे तब नहीं आएगा, एग्जाम्पल मैंने पीछे समझ लिया, समझ में आया? ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि नेट पोटेंशियल अगर जीरो हो तो नेट चार्ज भी जीरो है, ये हमेशा नहीं होता है, स्पेशली कहाँ पे? जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड हो। अगर सिर्फ अकेला होता हो तो तुम्हारा आंसर राइट है, जैसे यहाँ पे आया वैसे आएगा। जैसे कि एग्जांपल भी लिया ना, स्फीयर को अकेला रखा मैंने तो जीरो आ गया, पर वही स्फीयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा मैंने अगर, तो मुझे नहीं आया जीरो, समझा? व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? एक्चुअली आई हैव रिटन कि v ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू v ऑफ अर्थ, एंड v ऑफ अर्थ को वी आर टेकिंग एज जीरो। समझ में आया ना? एंड वी गॉट दिस आंसर। एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है मुझे? ठीक है, पॉज एंड राइट। So there's a problem, sir. कॉन्सेंट्रिक, कुछ तो म्यूट हो गया है। Yes. पर देखो। दैट इज फाइन आई थिंक। वो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर check mic check, concentric shell problem। so last time में जो हमने किया था, it was actually conducting cavity,
which he converted to shell. ठीक है, तो दिस concentric shell, ये एक स्पेसिफिक शेल ही है. देखो ऐसे भी देखिए, एक शेल S1 है यहाँ पर और एक और शेल ले लो S2. ठीक है, शेल्स है ये. दिस रेडियस इज सम R1, दिस रेडियस सम R2. ओके, शेल मतलब क्या होता है? ठीक है, एंड देन इफ यू हैव Q1 यहाँ पर और यहाँ पे Q2 समझ लो. क्वेश्चन इज इफ आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट शेल S1, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो व्हाट इज आंसर? इफ आई आस्क यू VS1 शेल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, व्हाट विल यू राइट? You will say it is potential because of Q1 plus potential because of Q2, right? है ना? ठीक है, तो we'll say it is K Q1 के वजह से क्या आएगा? K Q1 by R1 plus Q2 के लिए for this shell, ठीक है, it is inside it, तो K Q2 upon R2. समझ में आएगा? If a point is inside a shell, then you take the radius of the sphere. यहाँ बताओ VS2 क्या आएगा? VS2, ठीक है, शेल हियर it will be K Q1 by, at this point I have to get, it will be R2 plus K Q2 upon R2 because the point is outside, right? So for this guy, if the point is outside, I'll take distance of the point. समझा क्या तुम? देखो यहाँ पर, ठीक है, if a point is outside the S1 के लिए outside है, तो you have a distance at which you have to find the distance क्या है? R2 है. समझ में आया क्या? ठीक है, for this guy it is क्या बोलते हैं? On the shell, तो R2 ही आएगा. समझा ना? इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड, यू रिमेंबर द फॉर्मूला, वी इन का फॉर्मूला क्या है? इट इज के क्यू बाय कैपिटल आर. वी आउट का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय स्मॉल आर. स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग द फील्ड और पोटेंशियल. समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस? यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? अच्छा, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन टू मी? अभी देखो तुम लोग कोई आंसर कर रहा है. Okay, let's call this as R, this as 3R, this as 5R. Okay, and let's say charge here is plus Q minus 2Q and let's say plus 5Q. ठीक है, distributed on the section. Okay, my question to you is this is S1, this is S2, this is S3. Okay, you guys will answer the question. मैं एक एक करके पूछूंगा. ठीक है, चलो शुरू हो जाओ. Find VS2. बोलो. First of all, whenever they ask you question, you should write V because of Q you will get plus V because of minus Q you will get, then V because of 5Q. That is the first step, so that you don't skip any charge. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ. Now you tell me answer. बोलो. हाँ, कैपिटल आर. ठीक है, देन प्लस K 2Q माइनस 2Q ना अपॉन 3R प्लस K 5Q अपॉन, कौन बोल रहा है? क्यों बोल रहे हो? रुको ना मुझे. हाँ, क्या है बोलो? 5R. Sani, what is the answer? Is everything is perfect or something is? First one is wrong. For this sphere, this point is inside or outside? So what's the distance? तो ये स्पीयर का निकाल रहे हो ना? अब कहाँ निकाल रहे हो? S2 पे निकाल रहे हो, है ना? तो ये पॉइंट इस स्पीयर के लिए अंदर है कि बाहर है? Outside. Then what should be the distance taken? Small r. What is small r? Huh? It is small. What is small r? What is small r? The distance from the This is from the point to the Listen to me carefully. Shh. Listen to me.
स्मॉल जब स्पीयर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्पीयर। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो 3r माइनस r कैसे होगा, सेंटर किधर है, यहां है ना, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, समझ में आया तुमको, 3r की 2r, 3r it was 3r, सॉरी, ठीक है, समझा तुमको, YouTube 2r, इज इट मेकिंग सेंस, और अभी भी डाउट है तुमको, व्हाट इज स्मॉल r, Distance between the point. No. Between the center and that. हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर टू द पॉइंट यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल। ये स्पीयर के लिए सेंटर यहाँ पे, तेरा पॉइंट कहाँ पे है, तो 3R. तो डिस्टेंस ये कितना दिया है, तो 3r माइनस r क्यों बोला तुमने, ये डिस्टेंस देते क्या हम लोग, व्हाई आर यू सेइंग दैट, बेसिक फॉर्मूला में डाउट है, अभी समझा तुमको, चिन्मय आंसर करेगा अभी, चिन्मय टेल मी VS1, पहले फर्स्ट स्टेप बताओ, क्या क्या चाहिए, Plus Q is on the surface. फर्स्ट यू शुड राइट कीप सो दैट यू डोंट मिस एनी चार्जेस। हाँ, नाउ यू स्टार्ट, चलो। On the surface should be 0. ऑन द साइड शुड बी 0, सी यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, ये पॉइंट है, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला, अंदर क्या जीरो होता है, The इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो जीरो, राइट, इज इट, then what it will be, it will be constant, yeah. what is the V का फॉर्मूला then, अंदर KQ by capital R, it is for every point inside and on the surface, it is not zero, समझ में आया, ठीक है, हाँ, then यहाँ पे फॉर्मूला KQ by R है, बराबर, हाँ, चलो बताओ अभी, S1, this is the S1 sphere, tell me, K minus 2 upon 0. फर्स्ट इसका वाला बोलो, हाँ, KQ upon R, हाँ, प्लस K minus 2Q upon, हाँ, 3. ठीक है, ये वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल हियर, हाँ, तो okay, that means तो रेडियस ऑफ द स्फीयर लेंगे, राइट, हाँ. ठीक है, 3r इज करेक्ट, प्लस K 5Q अपॉन, हाँ, टेल मी, वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल हियर, तो ये स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, इनसाइड है, राइट, yeah. व्हाट शुड आई टेक r as 5r, वी शुड टेक रेडियस ऑफ द स्फीयर, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, पक्का, कोई है जिसको नहीं समझ में आया, इफ अ पॉइंट फॉर दैट स्फीयर, if the point is inside that sphere, you should take capital R, inside या surface, ठीक है, और outside है स्फीयर के लिए तो for a distance of center, difference मत निकालो भाई, On the center and समझ में आएगा अपने को सबको, पक्का, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन आप तुम लोग कर लोगे, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है, सब 5R ही हो जाएगा, बिकॉज सबके डिस्टेंस बाहर ही है, बराबर बोल रहा हूँ, फॉर द थर्ड स्पीयर एवरीथिंग विल बी 5R ओनली, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ओके, तो ऐसा कुछ लेते हैं, दिस इज लेट्स से सम 2R, दिस इज 3R, दिस इज 6R, ओके, ठीक है, एंड दिस चार्ज इज लेट्स से Q ले लो, सेंटर पे भी है माइनस Q, ओके, एंड यहाँ पे प्लस 2Q, यहाँ पे प्लस 4Q, ओके, तो दे हैव सेड कि दे ग्राउंडेड दिस स्फीयर, oops, grounded मतलब अर्धन, तो मैंने इसको अर्थ कर दिया, ये वाले को अर्थ कर दिया, राइट, तो देन द चार्ज शुड चेंज हियर, फाइंड द चार्ज ऑन द S2, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3, फाइंड S2 पे चार्ज ऑन S2, Q ऑन S2 आफ्टर अर्थिंग, दैट्स माय क्वेश्चन, आई विल पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट करो। So what you should do is you should assume that कि charge here is some Q, and then you must find potential of this shell. Let's name it S2. Okay.
I'll say assume the charge is to be Q, okay, and VS2 should be 0 because we are grounding it, right? Since it is grounded or earth, whatever you want to call it. ठीक है, and then VS2 किसके वजह से आ रहा है यहाँ पे? It's because of Q charge V minus Q plus it is also because sorry minus Q की वजह से, फिर plus Q की वजह से, plus खुद के वजह से, ठीक है, and then you should have because of 4Q also, okay. So I'll write K. This should be it's a point outside, so we can say minus Q upon distance given to us is 3r plus K Q upon, okay, for this point is also out, S1 के लिए it is outside, again we'll say 3r, and small q के लिए it's on it only, so K Q upon 3r plus K 4Q upon 6r it is, okay, 0, ठीक है. So what do I get here? I'll get minus Q, है ना, plus Q, ठीक है, and then plus 2Q is equal to 0, correct? And this will get cancelled. Q is equal to minus 2Q. I hope you understand this problem. समझ में आया कैसे किया? तो बहुत आसान होते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है. Sometimes what they do is they ask you charge distribution. So they might go one step ahead and they can ask you question like this. This is question number 1. ठीक है, find charge S2 after being grounded. या कभी कभी क्या पूछेंगे, जैसे चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. चार्ज ही तो ढूंढना ना अभी. ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिया हुआ है लाइक दिस, ओके. यहाँ पे समझ लो प्लस Q है, यहाँ पे प्लस 2Q है, यहाँ पे माइनस 3Q है, यहाँ पे माइनस 5Q है, ओके. दे आस्क यू फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे पूछेंगे. इफ द क्वेश्चन आस्क शेल प्रॉब्लम में अगर ये क्वेश्चन आया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैविटी प्रॉब्लम, टॉकिंग अबाउट शेल प्रॉब्लम, ठीक है. शेल प्रॉब्लम में अगर पोटेंशियल पूछा है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, दोनों पूछा है अगर, तो यू मस्ट डू पोटेंशियल प्रॉब्लम फर्स्ट, देन डू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पोटेंशियल नहीं ढूंढना है. समझो शेल प्रॉब्लम है, बताओ. कैविटी प्रॉब्लम है तो यू मेक द शेल आउट ऑफ इट, राइट. इफ यू हैव ऐसा कुछ कैविटी प्रॉब्लम दे दिया, अगर बोला यहाँ पे प्लस 2Q है और यहाँ पे से 5Q आया है, तो पहले इसका अपन शेल बनाए करते, पहले शेल बनाते, राइट, इसका, है ना, ठीक है. एंड देन वी सॉल्व इट इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है. कैविटी प्रॉब्लम है, कंडक्टिंग कैविटी प्रॉब्लम है अगर, तो उसको हम लोग शेल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है. शेल प्रॉब्लम आया ऐसे, ठीक है, और पोटेंशियल पूछा है, तो डू नॉट डू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तुम पोटेंशियल ढूंढ लो, ठीक है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो. जैसे अभी मुझे अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो मैं क्या बोलूँगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसका. लेट्स टेक राइट, ऐसे ये यही प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q इंड्यूस होगा और यहाँ प्लस Q आएगा, राइट, ठीक है. तो देन यहाँ प्लस Q, ठीक है, यहाँ माइनस Q, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा बाहर, प्लस 3Q, ओके. यहाँ पे प्लस 3Q है तो यहाँ पे कितना, माइनस 3Q, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 3Q है तो प्लस 3Q, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 0. एंड देन लास्टली, ओके, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 5Q रहेगा. तो माय आंसर इज कि शेल S1 पे, S2 पे और S3 पे फाइनल चार्ज क्या हो गया. S1 पे फाइनल चार्ज कितना है, 3Q, S2 पे 0 और S3 पे माइनस 5Q. दैट्स माय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर. वेरी इजी. सच जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में पूछा होता अगर, गो टू द प्रीवियस प्रॉब्लम हियर, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q, राइट. यहाँ प्लस Q माइनस 2Q विल बी माइनस Q, राइट. माइनस Q तो यहाँ पे प्लस Q, एंड देन यहाँ माइनस Q प्लस 5Q विल बी 4Q. समझ आया क्या? तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा अगर तो करना पड़ सकता है, बट पोटेंशियल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पूछा है अगर, तो व्हाट यू शुड डू, ऑलवेज डू द पोटेंशियल फर्स्ट एंड देन यू डू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आया? ठीक है, तो आई जस्ट मेक अ नोट हियर सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक इन फ्यूचर, ठीक है. सो व्हाट इज द नोट? द नोट इज नोट
if V is asked solve that first, समझ में आएगा? And this is for only for the concentric shell problem, not about cavity. ठीक है? I'm talking about, ठीक है, do Q distribution later. Q3 distribution later. I'm talking specifically to concentric shell problem. Do not get confused with cavity problem. Cavity का problem इससे confuse मत होना, ठीक है? Cavity में अगर आया, ठीक है, अगर cavity में आया तो हम वहाँ पे पहले उनको shell बनाना पड़ेगा. So for example, if I give you question like this, I just do one more question, एक कर लेते हैं. ऐसा cavity दिया है, अगर बोला ये R है और ये 5R है, और बोला यहाँ पे क्या बोलते हैं माइनस Q है और यहाँ से हमने डाला 5Q, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम बोलेंगे यहाँ माइनस Q तो यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा, isn't it? ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस 5Q माइनस Q हो जाएगा तो 4Q. तो I'll make the problem becomes like this for me. There is a minus Q here, there is a plus Q here and there is a 4Q here. तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, then we can solve it. But this is cavity problem. यहाँ पे cavity, there is a meat here, metal is there. इसको ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है, समझा? कैविटी प्रॉब्लम को हम शेल में कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं. शेल प्रॉब्लम है तो पहले सॉल्व कर लो जो भी VE पूछा है वो, देन ओनली यू गो फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आया क्या? ठीक है, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा. समझ में आया क्या? ठीक है, अगले पॉइंट ये नोट लिखा जाए क्योंकि मैंने जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं डाल दिया यहाँ पर. ओके, एनी क्वेश्चंस? श्योर? ठीक है, क्विकली नोट दिस एंड राइट द लास्ट टॉपिक. 2 टॉपिक बच गया अपने पास. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कर लिया था हमने ना, प्रेशर के बाद डेंसिटी करते हैं. सो देयर आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स. लिखो फटाफट ये. सारी रिकॉर्डिंग बताता था. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है. पॉकेट में वही एनर्जी डेंसिटी. See, let's say if you have a conductor which is charged, so remember we said ki your electric field lines, they carry energy. E lines carry energy and we can find that energy actually. Let's say if I take a very small volume here, let's call this area as dA. Okay, so if you want to calculate du, that is equal to dw, that will be equal to f dl, है ना? And that would be f is actually half sigma square upon epsilon naught dA, correct? Because f upon a was this value, right? Sigma square upon epsilon naught, है ना? 2 epsilon naught. That is d into dl. What is dA into dl? So du you get as half epsilon naught square upon epsilon naught dV. So we say du by dV is equal to half epsilon naught square. This or you can say it is half epsilon naught E square. This is actually du by dV. हमारी क्या है? du by dV is called a small e, called energy density. du by dv is equal to df. It is equal to actually dF by dA also. ठीक है, okay. And this will be used later also when I teach you. F by है ना, df तो इंटीग्रेशन रहता है. ठीक है, यहाँ पे du मिल रहा है ना यार. ठीक है, okay. और सुनो. जैसे for example, they ask me question like this, कि there is a plate. Okay. सिग्मा है इसका. बोला कि इसके बाजू में एक क्यूब है, एक इमेजिनरी क्यूब. तो विल सम लाइंस पास थ्रू दिस क्यूब? यस. ठीक है, तो इफ सम लाइंस पास थ्रू दिस क्यूब शुड कंटेन सम एनर्जी, राइट? ओके, तो क्वेश्चन इज फाइंड u इन दिस क्यूब. तो विल से दैट कि क्या फॉर्मूला होगा, देखो du by dv इज हाफ epsilon naught e square.
और यू कैन जस्ट पुट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 1/8 epsilon naught sigma square. Sorry, sigma square upon 4. करेक्ट, It's an epsilon naught into epsilon naught. करेक्ट है ना, हाँ. ठीक है. Correct. एंड दिस विल बी क्या बोलते हैं, इफ यू वांट यू दिस इज du इनटू v, इफ यू वांट टोटल u इंटीग्रेट करो तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है. dv इज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो तुम्हारा जहां पे तुम निकाल रहे हो उस स्पेस का वॉल्यूम. So but then we'll have to write sigma in terms of volume. वी डोंट नो एक्सपेरिमेंट a क्यूब ना सिंपल. तो खाली dv को इंटीग्रेट मतलब खाली dv को इंटीग्रेट करोगे. हाँ, बिकॉज सिग्मा डजंट डिपेंड ऑन द इस सिग्मा चेंजिंग द जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ गया जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. सी एक्चुअली योर u du is half epsilon naught e square dv, राइट. तो is by electric field changing throughout the volume? No, because प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो ये पूरे वॉल्यूम में जो तुम्हारा इमेजिनरी वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, ठीक है. तो अगर E कांस्टेंट है थ्रू द वॉल्यूम देन देयर इज नो प्रॉब्लम. समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, समझ रहा है क्या? अगर फंक्शन दिया होता है e to x हाँ, अगर e to x का then we have to do it. Example लेते चलो. I'll take an example with this thing only. You remember that e not x you remember HC, SC and HNC. उसका क्या बोलते हैं? If you have a charge distribution is to be like this, right? है ना? Let's say charge is Q, radius is R. If you look at the electric field distribution, the electric field will look like this. है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, राइट, इसमें से, है ना. इट स्टार्ट फ्रॉम द स्फीयर एंड एंड एट इंफिनिटी r से इंफिनिटी तक जा रहा है कि नहीं. इफ आई टू टेक डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस अगर सेंटर से मेजर कर रहा हूं तो यहां से शुरू हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट. डू यू एग्री और नॉट? ऐसे ही बना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका मतलब क्या है कि ये स्फीयर में भी एनर्जी होना चाहिए, एंड दैट एनर्जी वी गॉट इफ यू रिमेंबर दैट u वाज k q² अपॉन 2r. दैट वाज द फॉर्मूला वी डिराइव्ड. बट मैंने उस टाइम में कैसे डिराइव किया था पता है? मैंने बोला कि वी सेड कि ये सिस्टम अपने आप बना नहीं है, वी हैव टू क्रिएट इट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड dq चार्ज यूज्ड टू ऐड, एंड देन वी मेड दिस स्फीयर आउट ऑफ dq चार्जेस, isn't it? That was the logic we used there. Okay, यहाँ पे we can do energy density. What I can do, I can say कि electric field lines carry energy and energy density of electric field line is known to me. ठीक है, तो मैं करूँगा एक imaginary volume ले लूंगा. देखो यहाँ पे अगर x पे जाके एक dx का शेल ले लूं मैं, ठीक है, तो ये इतने से वॉल्यूम में, ये जो ब्लू वाला वॉल्यूम है उसमें कितना एनर्जी डेंसिटी है? दैट du by dv वी कैन राइट एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. दैट विल बी du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. व्हाट इज dv? इट विल बी 4 पाई, सॉरी, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस. ये ब्लू वाले में इतनी एनर्जी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, राइट. इफ आई वांट u, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ du, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, यू नो दैट कि 4 पाई, तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई है ना, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है, e स्क्वायर x स्क्वायर, एंड e इज कांस्टेंट और वेरिएबल एट x. e इज एक्चुअली वेरिंग ना, एज यू गो आगे स्फीयर e इज वेरिंग, राइट, ठीक है. स्फीयर का e विल चेंज विद डिस्टेंस. समझ में आया? एट दिस पॉइंट e का वैल्यू विल बी k q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, एंड x स्क्वायर. कुछ रॉन्ग किया क्या हमने? dx का इंटीग्रेशन G का स्क्वायर है. हाँ, स्क्वायर, थैंक यू. तो दैट इज k स्क्वायर बुटादरा सेव्स दैट. नाउ यहाँ पे क्या आएगा मतलब? 1 by x 1 minus 1 by x. k को चेंज करो, k को चेंज करो, तो इट विल बी 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, बराबर ना, ठीक है. q स्क्वायर विल गो आउट, एंड दिस minus 1 by x हो जाएगा. माइनस 1 बाई एक्स, From ये स्क्वायर है ना, तो माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट्स r टू इंफिनिटी, ठीक है. बचेगा 1 by r. ओके, एक्चुअली के में रहना चाहिए था मुझे आंसर, बट ठीक है, इट्स फाइन. मैंने यहाँ पे के में रखा था ना, तो देख कर लेते, रुको करते हैं.
ये पाई स्क्वायर ना, ठीक है, तो दिस 1 पाई विल गो, एप्सिलॉन विल गो, दिस इज 2 8 जा, तो 8 जा मतलब क्या होगा, ये k by 2 लिख सकते हैं इसको, k by 2 q square and then you know it has to be r. Same answer. Same answer. Getting it? है ना? एनर्जी देखो कैसे निकला, शेल मतलब देखो एनर्जी तो स्टोर्ड है, उसको निकालते कैसे था, 2 अप्रोचेस, एक तो सिस्टम को बनाने का वर्क, उससे निकाल सकते हो, या मुझे पता है कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मुझे मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसे निकाल वैसे निकाल, आंसर सेम है. इनफैक्ट वी कैन डू इट फॉर एसएनसी आल्सो. यू नो व्हाट इज एसएनसी का फॉर्मूला, यू का 3/5 k q square by r. Let's try that. k q square by r. Okay. So let's say this is SNC. What is the best part of SNC? कि बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 पार्ट में करना पड़ेगा. आई से इफ आई हैव टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी 2 पार्ट में करेंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड. यहाँ पे 0 से r इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे r टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे. ओके, और लेट्स डू du का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, इनसाइड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, k q x अपॉन r क्यूब था ना, उसका स्क्वायर, dv विल बी 4 पाई x स्क्वायर dx, पीछे से उठा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, और यहाँ पे क्या होगा सेम, du विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो तुझे पता है वही इंटीग्रेशन है, k क्यूब बाय x स्क्वायर द होल स्क्वायर 4 पाई x स्क्वायर dx. ये तो आंसर तो होता है, इसको u कर, ये तो अभी किया ना अपन ने, r टू इंफिनिटी, ये तो वही फॉर्मूला का पीछे वाला, ये तो यही वाला है ना, ठीक है, तो ये छाप दे, इसको पता है वैल्यू, तो k q स्क्वायर अपॉन दिस, वी डोंट हैव टू डू, वी हैव टू डू दिस. करो चलो, क्या आएगा, देखो 4 पाई, देखो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, दिस इज k स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ k और ये 2 बचेगा, है ना, समझ में आ रहेगा, दिस k एंड दिस इज 2, समझा, ठीक है, एंड देन q स्क्वायर एंड r रेज टू 6, राइट, x रेज टू 4 dx का इंटीग्रेशन, नहीं, हाँ सॉरी 0 टू r, करेक्ट, ठीक है. चलो क्या आएगा बताओ, 5/5 which is k q square upon 10 r raised to 5. अब देखो ऐड करके आंसर आता है कि नहीं आया तो तोड़ गया भाई, ठीक है, k q square upon 10r, 6k square आ रहा है क्या आंसर, आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है, तो इट इज 1/5 प्लस 1 है ना, तो k q स्क्वायर अपॉन 2r इंटू 6/5 which is 3/5 k q स्क्वायर. मजा आया कि नहीं, ठीक है, आया ना मजा, ठीक है. अभी और सोच, you should understand one more thing, listen to me. Now if they ask me this question, listen to me very carefully, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है. If they ask me this is a HNC and this is a SNC, इसमें चार्ज Q, ठीक है, रेडियस R ले लेते हैं, थोड़ा इजी करता हूँ मैं, और डिस्टेंस दिया है D, बोला कि इस सिस्टम का नेट एनर्जी बनाओ, U सिस्टम. So now you should know that U system is actually sum of two things. It is self energy plus interaction energy. चमका की बाउंसर, चमका, ठीक है, देख सेल्फ एनर्जी क्या होगी इसकी, इसको बनाने में जो एनर्जी लगी है, ऐसी खुद की एनर्जी जो है, जो आपने ने किया है अभी, दिस इज k q स्क्वायर अपॉन 2r, है ना, इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है, k q स्क्वायर 3/5 r बराबर, ये सेल्फ प्लस देयर इंटरेक्टिंग, जो अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो होगा वो इनके बीच में भी होगा, ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी विल बी व्हाट, k q स्क्वायर बाय d. समझ में आया क्या, ठीक है. अभी आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉज, ठीक है, तुम फटाफट से तो लिख लो.
सेम सम, interaction. यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज प्लस 2q है, रेडियस 3r है. फाइंड u ऑफ सिस्टम shells. Find u of system. What will be your answer? U system would be, again u self will be k q upon 2r square, ठीक है, प्लस इसका k 2q upon 2 into 3 2 into 3r तो स्क्वायर है ना, हॉलो वाला फॉर्मूला, प्लस इट इज qv. तो आई कैन एज्यूम दैट दिस S2 lies in the potential of S1, ठीक है. Oh sorry my bad. जल्दी में मिस्टेक हो गया. k q square by 2r. ओके, यहाँ पे वी कैन एज्यूम दैट कि S2 लाइज इन द पोटेंशियल ऑफ S1, ठीक है. तो वी कैन से चार्ज ऑफ S2 कितना है, QV यूज कर लेंगे, 2q इंटू V कितना है इसका, V यहाँ पे कितना होगा, इट विल बी k q अपॉन 3r. हो गया. तो व्हाट आई एम यूजिंग q V S1 Q2 ऐसा यूज किया मैंने. समझ में आया क्या? इंटरेक्शन एनर्जी क्या है, QV होगा तो ऐसे बोल कि 1 के पोटेंशियल में 2 बैठा हुआ है. या तो ऐसे कर, तो ऐसे कर, या तो ऐसा बोल के क्या कहते हैं 1 के पोटेंशियल में 2 बैठा हुआ है, या 2 के पोटेंशियल में 1 बैठा हुआ है, ऐसा कर सकते हैं. दोनों में आंसर सेम ही आएगा. यू विल गेट द सेम आंसर. दैट इज बिकॉज़ QV रिप्रेजेंट्स योर इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी. U इज इक्वल टू QV इज वन फार्मूला. दूसरा फार्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. वो तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज. एनी क्वेश्चंस एनीवन? But upon 2R कैसे होगा? 2R into 1 to 3R. दिस वन इज इसके. Like वो first 2R into 1 to 3R. व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी फार्मूला क्या है, K Q square by 2R ना, फॉर hollow sphere. हाँ. I'm using that formula. Did you get it? So last लिखते हैं प्लेट प्रॉब्लम. खत्म कर देते इसको भाई. Let's finish it off. So they already use QV interaction energy. करो, देखो क्या आता है, बताना बाद में. देखो मैं मिस्टेक कर रहा था. KQ by D. Because point charges वेडनेसडे की दूसरी जल्दी करते हैं. outside. लास्ट इसका डेरिवेशन आई सेंड इट टू यू. या तो बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है. पहले ये कर लेते हैं बेसिक स्टफ प्लेट प्रॉब्लम में. जैसे फॉर एग्जांपल इफ दे गिव मी अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट NC और बोला है कि इट इज चार्ज्ड, आई गिव अ चार्ज Q टू दिस गाय, ठीक है. एंड दे आस्क व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. आई विल से इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Clearly sigma will be here Q by A. समझा. बट वही अगर ये नॉन कंडक्टिंग ना होके कंडक्टिंग प्लेट होता एंड आई गिव इसको चार्ज Q, so what happens is कि चार्ज Q will go on either side, it will go on the surface, right? दोनों सरफेस में आएगा वो. अनलाइक योर फर्स्ट केस जहां पे एक सरफेस था तो वहीं पर रुक जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, Q/2 यहाँ पे आ जाएगा और Q/2 यहाँ पे आ जाएगा. एंड नाउ इफ यू आस्क मी इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड आल्सो, राइट. तो यू से कि E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड व्हाट इज सिग्मा का वैल्यू हियर, Q/2 A एप्सिलॉन नॉट. आंसर सेम ही आ रहा है क्या? अभी सेम आ रहा है, बट अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि नोट यहां पे क्या हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम और डिफरेंट. सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम और डिफरेंट. NC और C का सेम और डिफरेंट. किसका लेस है, C का लेस है, राइट, ठीक है. इफ आई गिव यू, लेट्स से
इफ NC एंड C दोनों का मैं सिग्मा सेम दे दूं, इफ NC and C sigma is same, then will the electric field be same or different? Electric field is same or different? डिफरेंट कहाँ पे ज्यादा होगा? सी पे समझा? ठीक है, तो C will have more E. समझ में आएगा? बेसिकली व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस सेटअप, इसकी एक साइड अगर चार्ज है तो उससे एक सरफेस चार्ज है, तो वन चार्ज सरफेस गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। ये याद रखना। तो जितने सरफेसेस चार्ज होंगे उतने सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन ऐड हो जाएंगे। अब वो सिग्मा की वैल्यू क्या है वो हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लो। एक चार्ज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इफ यू हैव कंडक्टिंग प्लेट लाइक दिस, दोनों साइड पे चार्ज आ सकता है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो एक ही साइड रहेगा, तो एक ही, तो डिपेंड करता है। समझ में है? रिमेंबर दिस कि एक शीट चार्ज है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ऑब्टेन इट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बाकी सब तो कैलकुलेट सम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कराया था। ठीक है, कभी क्या बोलते हैं कि इसका सिग्मा और इसका सिग्मा सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि देन इसके पास तो क्या बोलते हैं सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही है, इसके वजह से दो वाले हैं, तो इट विल गेट एड अप। समझ में आ रहा है? इज मेकिंग सेंस? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दो आएंगे ना। अगर इफ आई से कि इसका सिग्मा और इसका सिग्मा सेम है, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस क्वेश्चन, इफ आई गिव क्वेश्चन लाइक दिस कि ये NC है और ये C है, दोनों सिग्मा सेम है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही शीट की वजह से आ रहा है, isn't it? तो इट विल सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट दोनों साइड पे जाएगा चार्ज और सिग्मा सेम बोला है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वाले। आंसर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर। समझा क्या? समझा ना? तो सिग्मा सेम है तो इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली कंडक्टिंग प्लेट है, बिकॉज़ वो सिग्मा सेम है। कंडक्टिंग प्लेट में दोनों लेयर्स पे क्या होता है? चार्ज आएगा, दोनों सरफेसेस पे। समझा? प्लेट दिया है तो बोथ द सरफेस विल हैव चार्ज। समझा? अनलाइक नॉन कंडक्टिंग प्लेट। इज मेकिंग सेंस? समझा? दो लेयर मतलब दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना लेयर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा। जितना लेयर जितना सरफेस चार्ज आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये पार्ट समझ में आया तुमको? ये एग्जांपल में द सिग्मास आर डिफरेंट ना। यस इन दिस एग्जांपल समझ रहे? यहाँ पे आई एम टेकिंग सेम। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया सबको? पक्का? अच्छा, नाउ दे गिव वन मोर टाइप ऑफ प्लेट प्रॉब्लम। दिस इज टाइप 1 दैट यू शुड नो। ओके, टाइप 2 इज दिस कि दे गिव अरेंजमेंट लाइक दिस, से मल्टीपल प्लेट्स दे देंगे। ऐसा गिव 3 प्लेट्स, बोला इस पे चार्ज डाला Q1, इस पे चार्ज डाला Q2 कंडक्टिंग प्लेट्स, इस पे चार्ज डाला Q3। दिस आर कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग प्लेट्स, व्हाट विल हैपन? दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे चार्ज कुछ Q1, यहाँ पे कुछ Q2, यहाँ पे कुछ Q3, यहाँ पे कुछ Q4, यहाँ पे कुछ Q5, यहाँ पे कुछ Q6। Our goal is to find all the values. If they give you these charges, so can you find Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6? ठीक है? फिक्स्ड मतलब? तीनों और फिक्स्ड है क्या? हाँ ऑब्वियसली फिक्स्ड है। डिस्टेंस भी इक्वल लिया मैंने। How to solve? See, the way to solve this problem is कि you take 3 points A inside this conductor, B inside this conductor, and C inside this conductor. Okay, and then you say that कि electric field at A should be 0. Why not? Because क्या कहते हैं? अंदर दिया ना, बाहर तो होना चाहिए, है ना? ठीक है, बाहर होगा तो अलग बात है, अंदर तो 0 होना चाहिए। ठीक है, who is giving electric field at A? All these charges. And I know that कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा Q1 का, और बाकी लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। समझा? तो आई कैन से दैट एक्चुअली इट इज E1 माइनस E2, है ना, माइनस E3 माइनस E4 माइनस E5 माइनस E6 इज इक्वल टू 0। व्हाट आर E1 E2? ये सब एक एक लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। समझा? हाउ डू राइट इसका फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन दिखेगा। सिग्मा क्या लिखेगा तू? चार्ज अपॉन एरिया। अब सबका एरिया सेम लिया है मैंने। ठीक है, तो क्या बचेगा? सब में कॉमन क्या है? 2 सिग्मा और एप्सिलॉन A, है ना? तो आई कैन से यहाँ पे Q1
is equal to Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 plus Q6. This is relation number 1. ठीक है. Similarly, we can write EB equal to 0. And what do I get? अभी 1, 2, 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इनके इस तरफ. So I can say that Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q4 plus Q5 plus Q6. This is relation number 2. And same electric field at C equal to 0. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. क्या आएगा? अभी Q6 will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. This is relation number 3. How many variables I have? How many equations I need? I have got 3. 3 you know because you know that कि Q1 plus Q2 should be equal to Q1. भाई ये जो चार्ज है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, है कि नहीं? समझ में आया क्या? ठीक है. Similarly I can say कि Q3 plus Q4 will be equal to Q2 and I can say Q5 plus Q6 should be Q3. These are your next 3 equations. समझ में आया क्या? Solve them simultaneously. ठीक है. And you will get Q1, Q2, Q3 को सब मिल जाएगा. समझ में आया क्या? जब when you get it, जब तू solve कर तो क्या मिलेगा बताऊँ? Here's the result. Because I have solved and you can verify the results. You will get कि Q1 और Q6 का जो वैल्यू आता है, it is same and it is net charge upon 2. या तुम एवरेज बोला था, एवरेज बोलो. ठीक है. ओके. सॉल्व करने पे आएगा ये, तुम करो सॉल्व. ठीक है. ओके. 2 upon 2. Upon 2 is not average actually, it is net upon 2. It's not average. Okay. This is what you get. You get total upon 2 मिलता है. That is what you get. Next you get this कि Q2 जो है it will be equal opposite to Q3. And you will get कि जो Q4 है वो equal opposite to क्या बोलते हैं Q5 रहेगा. ऐसे ही क्या बोलते हैं जो Q5 हो गया बस ये मिलेगा. समझा? ये मिल जाएगा तुमको. ठीक है. तो ये समझ में आएगी एंड प्लेट्स में इट विल बी Q टोटल अपॉन 2 एंड ऑपोजिट प्लेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनका चार्ज भी इक्वल ऑपोजिट होता है. दे विल हैव इक्वल ऑपोजिट चार्ज. हाफ हाफ करके नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूट. कैसे? नहीं ना. Q1/2 फिर दूसरा प्लस Q1 फिर उसका माइनस Q1/2 वैसे भी करके सॉल्व करो आएगा. सब पे वो तो वही मतलब ये 3 इक्वेशन को तू अलग कर दे रहा है. मैं समझ गया. इस टाइप 3 इक्वेशंस यू आर रिड्यूसिंग इट ना. जो तू कर रहा है वही मैंने किया. इक्वेशन लिख के कर वैसे कर, एक ही बात है. यू आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशंस हियर. विदाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला. हाउ विल यू गेट इट? No, you will not get it. If you write Q1 as Q1 plus 2 Q1/2 You can't write ना. How do you know it will half of it will go? How do you know half होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो कैसे मालूम तेरे को? नहीं फिर वो उस पे ऐड हो जाएगा. किस पे? समझा नहीं. तो ये Q1/2 लिखेगा और ये Q2/2 लिखेगा. उस पे अगर Q1 Q2/2 है तो उसका माइनस Q1/2 कैसे मालूम? कैसे मालूम? कैसे मालूम? पहले तो Q1/2 ही गलत है. ठीक है. समझ में आया क्या कि मुझे क्या मतलब हाफ ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करने के लिए. वो पता होता तो मैं इतना सॉल्व नहीं करता. समझा ना? हाउ डू यू नो कि हाफ विल गो दिस साइड, हाफ इट कैन बी 1/3 आल्सो, एनीथिंग, इट कैन बी एनी नंबर. किसमें? वो तो एक ही प्लेट था, आइसोलेटेड प्लेट था. इट वाज आइसोलेटेड प्लेट. दिस आर आइसोलेटेड ना. स्टार्टिंग में हाफ होगा ना बट फिर ऐड हो जाएगा ना. अच्छा ये रखा फिर एक और प्लेट लाया. हां देन इट विल चेंज. देन द मोमेंट यू कीप दिस, तो देख एक प्लेट रखा है तूने Q1/2 ले लिया. जैसे इसको लेके आएगा उसका ऐड हो जाएगा. अभी इसमें चार्ज कितना है Q2, वो कैसे स्प्लिट हुआ है उससे यहाँ पे कैसे स्प्लिटिंग होगा कैसे मालूम? उसके तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा. समझ में आया तुम क्या बोल रहे हो? तुम समझा व्हाट यू आर सेइंग कि दिस इज प्लेट 1. आई पुट यहाँ पे Q1/2 Q1/2 राइट. दिस इज फाइन. जब वो अकेला था तो दिस इज ट्रू एंड द मोमेंट आई पुट वन मोर प्लेट, तो हाउ डू आई नो कि Q2 यहाँ पे कैसे स्प्लिटेड है? आई डोंट नो. समझ में आएगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इस साइड में कितना इंडक्शन होगा और यहाँ पे कितना होगा वो तुम कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो वो करने के लिए वही करना पड़ेगा जो अपन वैसे जो ऐसा सॉल्व किया वैसे 2 प्लेट्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा. मैं 3 लिया तुम 2 के लिए करोगे. अब तुम लोग किसी रैंडम पॉइंट में ले लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बैलेंस इट आउट. दैट इज द ओनली वे टू डू इट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझा? ये समझ में आया क्या? व्हाट यू शुड रिमेंबर इन दिस प्लेट्स इज एंड प्लेट्स में टोटल अपॉन 2. ठीक है. और जो बीच के प्लेट्स है इट शुड हैव इक्वल अपोजिट चार्ज. समझ में आया क्या? चलो शुरू करते हैं. एक सम बताता हूँ तुमको, एक ही सम में सब समझ में आ जाएगा. देखो A B C D E F
ये प्लस 2q माइनस 3q प्लस 5q। दे आर आस्किंग फाइंड ABCD। चलो शुरू करते हैं। A और F कितना आएगा बोलो? Add them. What do you get? 2q माइनस 3q प्लस 5q कितना आ रहा है? कितना आया? 2q। तो यहाँ पे 2q है प्लस 2q और यहाँ पे प्लस 2q। समझा? अच्छा, यहाँ पे 2q तो यहाँ पे कितना? 0। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे 0 तो इसमें से 0 इसको मिला तो इसको कितना मिलेगा? यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना हो गया? सब खत्म। समझ में आया क्या? लेट्स टेक वन मोर। ठीक है, इजी है ना? देखो यहाँ पे प्लस 2q ले लो, यहाँ पे माइनस 3q ले लो, यहाँ पे प्लस 4q ले लो, यहाँ पे 3q ले लो प्लस अगेन। ठीक है, बताओ चलो एंड प्लेट्स में 3 कैंसल 6, तो ये 3q होना चाहिए और ये भी 3q होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना? माइनस q। यहाँ पे कितना? प्लस q। यहाँ पे कितना? माइनस 4q है ना? यहाँ पे कितना? प्लस 4q। यहाँ पे कितना? 0। यहाँ पे 0 हो गया। समझ आया क्या? इजी पीजी। थैंक यू।